डेविन बाय फिज़ा बतूल। गेम खेलना चाहोगी? उसकी गहरी आवाज़ पर हेज़ल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स उसके पीछे खड़ा था और हेज़ल उसकी नज़दीकी को महसूस कर चुकी थी। वो अपने दिल को थामते हुए फ़ौरन उस लॉकेट को अपनी जेब में रखने लगी। हाँ, क्यों नहीं? हेज़ल ने बमुश्किल अपने तासुरात को छुपाते हुए कहा, जिस पर वो शख्स खामोशी से आता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो चाकू को अपनी जेब में ही अपने हाथ से पकड़े हुए थी। चाकू को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। उसने बड़ी महारत से उसके राज को फाश किया था। अगले ही लम्हे हेज़ल उसके पास आते हुए उसका कॉलर पकड़ चुकी थी। कौन हो तुम? उसका लहजा सख्त था। बस एक आम शख्स। डेविन ने उसकी हरकत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुम्हें उस दिन। हेज़ल ने अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए कहा, जानता हूँ। वो अब भी चेस बोर्ड पर नजरें जमाए मुतमईन अंदाज में कह रहा था, तो बताओ फिर क्या था वो सब? हेज़ल ने उसका चेहरा अपनी तरफ तकरीबन झटकते हुए कहा था। वो खामोशी से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हेज़ल उसकी आंखें करीब से देखते हुए खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखें आज भी खूबसूरत लग रही थी और पहले से भी ज़्यादा। उसकी सब्ज़ आँखों में खुद का अक्स वाज़ेह तौर पर देख पा रही थी। मुझे जवाब दो, उसने खुद को झटकते हुए दोबारा सख्ती से पूछा। मैं इंसान नहीं हूँ, उसने मुख्तसर जवाब में कहा। तो फिर क्या हो? हेज़ल ने अपने खुश्क होठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, मैं एक बेजान वजूद हूँ बस। उसने बेहद नरमी से उसके हाथों से अपना चेहरा आज़ाद करते हुए कहा। मैं समझी नहीं, उसने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। तुम्हें समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, उसने एक बार फिर एक नज़र उसे देखते हुए कहा। तुम क्या हो, मुझे जवाब दो। वो चेस बोर्ड पर झुकते हुए उससे देख रही थी। मैं इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरा ताल्लुक़ कहीं और से है, वो कुर्सी पर टेक लगाते हुए बता रहा था। हेज़ल का वजूद अब कांपने लगा था, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नज़र नहीं आ सकता। क्यों? उसने बेसाख्ता पूछा था। मैं नहीं जानता, मगर तुम बचपन से ही मुझे देख पा रही थी, वो मुतमईन अंदाज में उसे बता रहा था। तुम क्यों थे मेरे साथ? हेज़ल ने अपने अंदर खटकने वाला सवाल किया था। हमारा काम है इंसानों के पास जाकर उनकी रूहों पर कब्जा करना, वो कहते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हेज़ल एक बार फिर सांस लेना भूल गई थी। तुम क्या करते हो फिर? ये उसकी हिम्मत थी जो उससे सवाल कर रही थी। उनकी रूह को कब्ज़ करके हम उन्हें अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ मेरे अलावा मेरे माँ बाप और उनके कुछ लोग हैं। वो इस कदर बेतासुर और मुतमईन अंदाज में उसे बता रहा था जैसे हेज़ल उनसे वाकिफ़ थी, जबकि हेज़ल फटी आंखों के साथ उसे देख रही थी। यानी तुम भी मेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए आए थे? उसने उखड़े लहजे में कहा। हाँ, उसने मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया। फिर तुमने अब तक क्यों नहीं किया मेरी रूह को कब्ज़? वो अब सवाल पर सवाल करने लगी थी। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब फ़ौरन आया था। हेज़ल खामोशी से उसके चेहरे को गौर से देखती रही। वो मुतमईन अंदाज में बैठा पीसों की तरफ मुतवज्जा था। मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए, हेज़ल ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा, जिस पर एक बार फिर उसने एक नज़र हेज़ल को देखा जो उसे ही देख रही थी। मैं चाहते हुए भी नहीं कर सका था तुम्हारी रूह को कब्ज़। कुछ देर खामोशी के बाद उसने जवाबन कहा, मगर क्यों? वो उलझी। नहीं जानता, उसका लहजा भी अब सख्त होने लगा था। फिर क्यों आए हो अब मेरे पास जब मेरी रूह को कब्ज़ नहीं कर सके थे तुम? हेज़ल के सवाल पर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया, जिसे हेज़ल देखती रही। फिर कभी बताऊंगा, वो कहते हुए कुर्सी से उठने लगा, जिस पर हेज़ल ने उसे बाजू से पकड़ते हुए रोका। वो रुका, फिर पलटा, फिर उसे देखता रहा। वो नरमी नहीं थी,
ना ही सकती थी। वो खौफ था मगर हिम्मत भी थी, गुस्सा था मगर जताना मुश्किल था। वो खामोशी थी मगर अल्फाज भी थे। वो रुकी थी जैसे बोलने की कोशिश कर रही थी। वो खामोश था जैसे उसके बोलने के इंतज़ार में था। क्या था जो उनके बीच था? वो दोनों उससे अनजान थे मगर जो था मुख्तलिफ था। तुम्हें और क्या जानना है? वो खामोशी तोड़ रहा था। वो सब जो तुम जानते हो वो भी जैसे उसका साथ दे रही थी। सवाल कर सकती हो, वो इजाज़त दे रहा था और अब वो अपने सवाल उसके सामने रख रही थी। तुम मेरे पास शतरंज खेलने क्यों आए थे? ये उसका पहला सवाल था। मुझे हराना था तुम्हें। वो अपने जवाब पर मुस्कुराया था। क्यों? वो बात को कुरेद रही थी। तुम्हें उलझाना था। उसने अपने बाजू से उसका हाथ हटाते हुए कहा, और मैं उलझी थी। वो अपनी इस हरकत पर बेसाख्ता बोल गई थी। जानता हूँ। मेरे शतरंज सिखाने पर तुम राजी क्यों हो गए थे? उसने दूसरा सवाल किया। मैं मना नहीं कर सका था। जवाब फिर मुख्तसर था। तुम कहाँ से हो? हेज़ल के सवाल पर वो खामोश हो गए। जहाँ सिर्फ रूहें होती हैं। कुछ देर खामोशी के बाद उसने जवाबन कहा, तुम्हें और कोई नहीं देख सकता। वो अब कुर्सी पर बैठ रही थी। खौफ अब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। क्यों? वो नहीं जानती थी। नहीं, वो वही खड़ा उसे देख रहा था। और मेरे लॉकेट में तुम्हारी तस्वीर क्यों थी? नहीं, दरअसल 2 तस्वीरें। उसने अपने सवाल को तरतीब दी। वो लॉकेट मेरा था। उसने जवाबन आम से अंदाज में कहा। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। जब तुम्हारी सालगिरह थी तब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तोहफा लेने के लिए आई हुई थी। फिर एक दुकान पर वो तोहफे देखने लगी। उसे कुछ भी तुम्हारे मुताबिक चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। फिर मैंने उसे ये लॉकेट दिया था और उसे तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही लगा था, जिसके बाद आज तक ये तुम्हारे पास है। वो बड़े आराम से अपनी बात को मुकम्मल कर चुका था। मगर वो तस्वीरें तुमने कहाँ से ली थी जब मैं बस कुछ महीनों की थी? वो अब भी उलझी हुई थी। तुम्हारा बाप तुम्हारी तस्वीरें निकाल रहा था और तब मैं तुम्हारे ही पास था, इसलिए उस तस्वीर में मैं भी शामिल हो गया। वो उसकी उलझन को ख़त्म कर चुका था। वो खामोश हो गई। कुछ सवाल उसके इंसान ना होने के जानने पर ही ख़त्म हो चुके थे और कुछ वो जान चुकी थी। एक तवील खामोशी उनके बीच रही थी। वो जाना चाहता था मगर नहीं जा सका। वो खामोश बैठी वक्तन फ़वक्तन उसे देखती रही। अब मुझे जाना है, बिला आखिर उसने कहा था। वो अब भी खामोश थी। मैं जानता हूँ अब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। हेज़ल उसे देखने लगी। मगर मैं हमेशा तुम्हें वहीं मिलूँगा जहाँ हर बार मिलता हूँ। वो कहते हुए दरवाजे से निकल गया, जबकि वो गहरा सांस लेते हुए अपना सर पकड़ चुकी थी। तुम कुछ कहना चाहते हो? जैक्सन को बार बार उसकी तरफ आता और वापस जाता देखकर हेज़ल ने मिलाकर पूछा। वो जैक्सन कुर्सी पर बैठते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ बोलो, हेज़ल ने संजीदगी से कहा। आपकी कज़न फरियाल की कॉल आई थी। जैक्सन ने रुक रुक कर बताना शुरू किया। आगे? हेज़ल ने जवाबन कहा। उन्होंने बताया कि आपके मामा की डेथ हो चुकी है। जैक्सन ने वह मुश्किल बात को मुकम्मल किया था। हेज़ल खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगी, जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। मैम, जैक्सन ने मध्यम आवाज़ में कहा, मैं ऊपर जा रही हूँ। आज का दिन ऑफ कर दो शतरंज के लिए। तवील खामोशी के बाद वो कहते हुए ऊपर चली गई, जबकि जैक्सन गहरी सांस लेते हुए उसकी पीठ को देखता रहा। वो खामोशी से कमरे में आते हुए खिड़की के पास खड़ी हो गई। अंदर एक सन्नाटा था, जिससे कुछ ख़त्म हुआ था। कोई हिस्सा टूटा था, कुछ बिखरा था।
मामा, मैं बड़े होकर आपकी तरह टीचर बनूंगी। मेरी तरह टीचर क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी तरह बनूँ। तुम मेरी तरह मत बनना। क्यों? क्योंकि तुम बहादुर हो, मेरी तरह कमज़ोर नहीं। तुम बड़े होकर और मजबूत बनना, खुद के लिए लड़ना सीखना, किसी की मोहताज मत बनना और ना ही अपनी कमज़ोरियाँ किसी के आगे जाहिर करना। उसकी आंखें भरने लगी थी। काश एक बार मैं आपसे मिल पाती, वो मध्यम आवाज़ में कहते हुए अपनी आंखें साफ करने लगी। ना जाने कितनी यादें उस शाम का हिस्सा बनी थी हेज़ल के लिए। शादी के फ़ौरन बाद ही जाबिर सिद्दीन को मारता और पीटता था। हेज़ल उसकी इकलौती औलाद थी। सिद्दीन बहुत नेक औरत थी, साबरीन और हर चीज़ को खामोशी से सहने वाली। हमेशा इस उम्मीद के आस पर वो जाबिर के साथ ज़िंदगी गुजारती रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। हेज़ल की पैदाइश पर जाबिर ने सिद्दीन को घर से निकाल दिया था, जिस पर सिद्दीन के घर वाले भी उन्हें अपने साथ रखने को तैयार न थे। फिर सिद्दीन ने बिलाखिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाबिर के खिलाफ, जिस पर जाबिर ने यह कहकर तसल्ली दी कि वो उन्हें अपने साथ ही रखेगा और दोबारा किसी शिकायत का मौका नहीं देगा। जिस पर सिद्दीन जाबिर की बात पर यकीन करते हुए उसके साथ उसके घर आ गई थी, मगर कुछ दिन के अंदर ही जाबिर दोबारा उस पर हाथ उठाने लग गया था। मगर इस बार सिद्दीन हिम्मत नहीं कर सकी थी जाबिर के खिलाफ जाने की, क्योंकि उसके पास जाबिर के घर के अलावा अब कोई और ठिकाना नहीं रहा था। उसने नौकरी करना शुरू कर दी, जिससे वो हेज़ल और अपना खर्चा निकाल लेती थी। मगर जाबिर सिद्दीन की हर तनख्वाह में से अपना हिस्सा लिया करता था, जिस पर सिद्दीन को मजबूरन उसे वो हिस्सा देना पड़ता था। हेज़ल ने 9 साल की उम्र तक अपनी माँ को पीटते हुए ही देखा था जाबिर के हाथों। फिर जब हेज़ल कत्ल के इल्ज़ाम में जेल गई तो सिद्दीन को इस बारे में पता चल चुका था, जिस पर जाबिर ने उसे अपने दोस्त के घर में कैद करके रखा था ताकि वो जाबिर का राज फाश न कर सके। 1 साल तक सिद्दीन हेज़ल से बेखबर रही थी, जबकि हेज़ल हर रोज़ अपनी माँ का इंतज़ार करती रही थी जेल में, क्योंकि उसे यकीन था कि सिद्दीन ज़रूर उसके पास आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। 1 साल के बाद हेज़ल जेल से निकलते हुए सड़कों पर चल रही थी। कुछ देर चलने के बाद एक शख्स उसे मिला। उसने हेज़ल से नाम पूछा, जिस पर हेज़ल ने जवाबन अपना नाम बताया। फिर हेज़ल ने भी उसका नाम पूछा, जिस पर उसने जवाबन अपना नाम जैक्सन बताया था। जैक्सन ने उसे अनजान सड़कों पर चलने की वजह पूछी, जिस पर हेज़ल ने पूरी बात उसे बताई। जिसके बाद जैक्सन उसे अपने साथ स्कॉटलैंड लेकर आया था। जैक्सन ने हर बात का ख्याल रखा था, उसकी पढ़ाई का, उसकी ज़बान का। स्कॉटलैंड में बैरूनी मुल्क से आने वाले लोग ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में ही बात किया करते थे। जैक्सन ने हेज़ल को अंग्रेज़ी ज़बान सिखाई थी, जिसके बाद हेज़ल ने वहाँ अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला लिया और वहीं अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने शतरंज पर भी काम किया था। शतरंज का जुनून उसमें बचपन से ही था। उसकी ख्वाहिश थी एक दिन वो ऐसी खिलाड़ी बनी जिसे कभी कोई हरा ना सके। सिद्दीन के अल्फाज उसके जहन में नक्श हो चुके थे। वो अपनी कमज़ोरियों को सिर्फ खुद तक ही रखती थी। वो अपने काम खुद करती थी, क्योंकि वो किसी की मोहताज नहीं होना चाहती थी। 13 साल की उम्र में उसने 2 खिलाड़ी को एक साथ हराया था, जिस पर उसकी खबर अखबार में छप चुकी थी, जिसके बाद सब लोग उसके साथ खेलने के ख्वाहिशमंद थे। बहुत कम वक्त में वो स्कॉटलैंड में मशहूर हो चुकी थी। उसकी पहली रकम 1 लाख थी, जो उसने 19 साल की उम्र में जीती थी, एक मशहूर खिलाड़ी को हराकर। जैक्सन हर बार की तरह इस मैच में भी उसके साथ था। उसे फ़ख्र था हेज़ल पर, क्योंकि वो दिमाग की तेज़ थी, होशियार थी, ज़हीन और समझदार थी। कहीं से भी वो 19 की नहीं लिखती थी। लोगों की पहचान करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। वो रकम जीतने के बाद उन पैसों को देखती रही जो एक बड़ी सी टेबल पर बिखरे पड़े थे। पैसा भी क्या चीज़ है ना जैक्सन, इससे ऐश भी किया जा सकता है, लोगों को फंसाया भी जा सकता है, हराया भी जा सकता है और मारा भी जा सकता है। वो कहते हुए मुस्कुराई, जिस पर जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया।
मेरा बस चले तो इन नोटों को आग लगा दूं। उसने नोटों को हाथ में लेते हुए उन्हें गुस्से से दबोचते हुए कहा, मगर नहीं जला सकती क्योंकि ये मेरी मेहनत के हैं। उसने उन्हें टेबल पर फेंकते हुए कहा, आपने खूब मेहनत की है हमेशा से और आप इनके लायक हैं। जैक्सन ने कहा, मुझे पैसों से कंपेयर मत करो, हेज़ल ने सर्द लहजे में कहा, जिस पर जैक्सन खामोश हो गया था। हेज़ल अपनी माँ से बेखबर रही थी। ना कभी उनकी तरफ से कॉल आई थी, ना ही कोई राब्ता हुआ था। स्कॉटलैंड आने के बाद हेज़ल को पता चल चुका था कि सिद्दीन उसके बाप के कब्ज़े में थी। उसने कई बार अपनी माँ से मिलने की कोशिश की थी, मगर फिर उसे ये बताया गया कि उसकी माँ भाग गई है, जिस पर हेज़ल ने सुकून का सांस लिया था, ये सोचकर कि सिद्दीन ने अपने आप को उस जहन्नम से निकाल लिया था। मगर ऐसा नहीं था। सिद्दीन अब भी जाबिर के कब्ज़े में ही थी, जबकि सिद्दीन के घर वालों और आसपास के लोगों को भी यही बताया गया था। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ कल, हेज़ल ने जैक्सन से कहा। पाकिस्तान? जैक्सन ने चौंक कर पूछा। हाँ, अपनी माँ के जनाजे पर, हेज़ल ने मध्यम आवाज़ में कहा। मगर आपका बाप? मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, जवाब फ़ौरन आया था। अच्छा ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें, जैक्सन ने फ़ौरन कहा, जिस पर हेज़ल खामोश रही। सुबह वो जैक्सन के साथ पाकिस्तान के लिए निकल चुकी थी। तकरीबन 8 घंटे के बाद वो पाकिस्तान मुल्तान में पहुंच चुकी थी। फरिया की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो घर के अंदर दाखिल हुए थे। हेज़ल के अंदर दाखिल होते ही वहाँ खड़े लोग हैरानी से उसे देखते रहे। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ मखसूस जो अपने थे सिर्फ वही मौजूद थे, मगर वो सब हेज़ल को पहचान चुके थे। हेज़ल सिद्दीन के जनाजे को देखने लगी, फिर छोटे कदमों के साथ आते हुए उस जनाजे के करीब आकर बैठ गई। जाबिर भी उनके पीछे ही घर में दाखिल हुआ था, फिर सामने बैठी हेज़ल को देखकर साकित हुआ। हेज़ल भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। जैक्सन हेज़ल के पास ही खड़ा जाबिर को देख रहा था। तुम? जाबिर ने हैरानी से कहा, जबकि फरिया हेज़ल को देखते हुए उसके पास आकर बैठ चुकी थी। वो अपने बाप को नज़रअंदाज करते हुए अपनी माँ का चेहरा देखने लगी, जो बेहद कमज़ोर हालत में था। आंखों के नीचे स्याह गहरे हल्के, स्याह खुश्क होंठ, जिससे उनकी मौत यकदम नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वजूद ख़त्म होने पर हुई थी। हेज़ल को कुछ अजीब लगा था। वो गौर से उनके चेहरे को देखने लगी। सिद्दीन की गर्दन पर निशान थे। इनकी मौत कैसे हुई? हेज़ल ने फरिया से पूछा। पता नहीं, जाबिर अंकल ने बताया था कि वो उन्हें सड़क पर मिली थी, फरिया ने नम आंखों के साथ बताया। हेज़ल ने होंठ बींच लिए। वो उठते हुए अपने बाप के पास आई, जो अब भी वही खड़ा उसे देख रहा था। मेरी मामा के साथ क्या किया है तुमने? वो जाबिर का गिरेबान पकड़ते हुए सर्द लहजे में कह रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? जाबिर ने हड़बड़ाते हुए कहा, जो सच है बताओ मुझे। हेज़ल का लहजा अब भी सख्त था। मुझे तुम्हारी माँ सड़क पर मिली थी, मैं उसे यहाँ लाया हूँ ताकि अच्छे से दफन कर सकूँ तुम्हारी माँ को, और तुम मेरा ही गिरेबान पकड़ रही हो, अपने बाप का? जाबिर ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे? हेज़ल ने अपनी जेब से गन निकालते हुए जाबिर पर पॉइंट किया। वहाँ खड़े सब लोग हड़बड़ा गए थे, जबकि जाबिर बुत की तरह आंखें फाड़े हेज़ल को देख रहा था। बताएं, क्या किया है आपने मेरी माँ के साथ? हेज़ल उसी अंदाज में खड़ी अपने बाप से पूछ रही थी। जाबिर अब भी साकित था। अगर मैं चाहूँ तो आपको जेल भी भेज सकती हूँ। याद है ना आपने क्या किया था 15 साल पहले? हेज़ल ने अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए जाबिर को याद दहानी कराई। मैं बताता हूँ। जाबिर ने बिला आखिर हथियार डाल दिए थे। हेज़ल खामोश खड़ी उसे देख रही थी। वो एक नज़र सबको देखने लगा, जो डरे और सहमे हुए उसकी तरफ ही मुतवज्जा थे। तुम्हारी माँ मेरे कब्ज़े में थी। जाबिर ने रुक रुक कर बोलना शुरू किया। सब लोग हैरानी से जाबिर को देखने लगे, जबकि फरिया उलझने वाले अंदाज में जाबिर को देखती रही।
اور मैंने ही उसका कत्ल किया है। जाबिर ने नज़रें झुकाए बे बसी से इतराफ़ किया था। हेज़ल ने अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जाबिर कहते हुए घुटनों के बल बैठ चुका था, जबकि हेज़ल बेतासुर अपने बाप को देख रही थी। सब खामोशी से उन्हें देख रहे थे। हेज़ल, मत करो, वो तुम्हारे बाप हैं। तुम मुझे मत बताओ कि मेरा बाप कौन है। हेज़ल ने चिल्लाते हुए फरिया की बात काटी, जिस पर फरिया अपने कदम रोक चुकी थी। देखो हेज़ल, मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। अगले ही लम्हे वहाँ खड़े सब लोगों की चीखें निकली थी। जाबिर ज़मीन पर खून में लथपथ पड़ा था, जबकि फरिया अपने दोनों हाथ चेहरे पर देते हुए खौफ से आंखें बंद कर चुकी थी। हेज़ल अपने बाप को शूट कर चुकी थी। अगर वहाँ कोई मुतमईन था तो सिर्फ जैक्सन, क्योंकि वो जानता था ये सब जानने के बाद हेज़ल का रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा ही होना था। वहाँ खड़े सब लोग अब भागते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। कुछ देर के अंदर ही वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस हेज़ल को देखने लगी। वो जाबिर की लाश के पास खड़ी, जिसे उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस उसे पहचान चुकी थी, क्योंकि वो सिर्फ स्कॉटलैंड में मशहूर नहीं थी, उसकी चेस की महारत हर मुल्क में मशहूर थी। अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो इतना जान लो, मेरा बाप एक कातिल था। उसने मेरी माँ का कत्ल किया है और ये इनका जनाजा है। आप पोस्टमार्टम करवा कर चेक कर सकते हैं। हेज़ल ने बड़े ही मुतमईन अंदाज में बात को मुकम्मल किया। पुलिस चाह कर भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, क्योंकि एक मोटी रकम भी उनके लिए काफ़ी थी। हेज़ल ने जाबिर के दोस्त को भी गिरफ्तार करवाया था, जिसके घर में सिद्दीन पिछले 15 सालों से कैद थे। रिश्वत लेने के बाद पुलिस वालों ने उस कत्ल को पूरी तरह कवर कर लिया था, जिसके बाद हेज़ल अपनी माँ के जनाजे तक वहाँ रुकी थी। मैं हमेशा आपके जैसा बनना चाहती थी, मगर नहीं बन सकी। मुझे मजबूर कर दिया इन लोगों ने, हालातों ने, वक्त ने, और ख़ास तौर पर मेरे बाप ने। वो घुटनों के बल बैठी जैसे हम कलामी कर रही थी, मगर आज भी मुझे आपके अल्फाज याद हैं। मैं नहीं भूली। वो अपनी माँ की कब्र पर हाथ रखे किसी बुत की तरह बैठी हुई थी। मैं नहीं जान सकी कि आप उसके कब्जे में थी। काश मुझे पता होता, मैं आपको बचा लेती। आंसू उसके गाल पर गिर रहे थे। कुछ फासले पर खड़ा जैक्सन उसे ही देख रहा था। पछतावा उसे अंदर तक खा रहा था। अपनी माँ के कत्ल का जिम्मेदार वो खुद को समझ रही थी। वो यूं ही बैठकर रो रही थी। उसे रोता देखकर जैक्सन की आंखें भी नम होने लगी। वो उसकी हर बात से वाकिफ था। जैक्सन ने पहले कभी उसे रोता नहीं देखा था, मगर आज वो रो रही थी। उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर हर चीज़ का वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो अब खामोशी से उठते हुए गाड़ी की तरफ जाने लगी। उसका कोई नहीं रहा था अब, ना माँ, ना बाप, ना ही कोई और रिश्ता। झगड़े, जेल, कत्ल, जुदाई, मुल्तान कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं रहा था, मगर अब सब ख़त्म हो चुका था। जैक्सन फ़ौरन उसके पीछे आया था। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। जैक्सन ने कोई बात नहीं की थी उससे, क्योंकि वो जानता था इस वक्त वो बात करने की हालत में नहीं थी। वो पूरे सफ़र में खामोश रही थी। बोलती वो पहले भी कम ही थी, मगर अब वो रस्मी जुमले और जैक्सन के सवालों के जवाब भी नहीं थे। अपने घर में पहुंचते ही वो अपने कमरे में आई थी। मुसलसल सफ़र करने के बाद वो थक चुकी थी। अपना कोट उतारकर उसे कुर्सी पर टांग देने लगी। फिर अपने बेड पर आते हुए वो सो गई।